आइए शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर। हाँ, पहला प्रश्न मेरे सामने है और एक अच्छे प्रश्न से हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी भी जिम्मेदारी से पेन कापी उठा लें और प्रश्न को देखते ही हल करने की कोशिश करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। तो पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीद कर 10% की हानि पर बेच दिया। ज्यादातर ऐसा दुकानदार करते हैं, लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, ध्यान से देखिएगा आप लोग प्रश्न को। कोई वस्तु को उसने खरीद करके 10% की हानि पर बेच दिया। यदि वह उसे 20% कम में खरीदता, लाइन समझिएगा, और 55 रुपए ज्यादा में बेचता, तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ क्या था। जैसे मान लो इस व्यक्ति को एक दुकानदार कह दीजिए, ध्यान से देखिएगा, व्यक्ति को एक दुकानदार कह दीजिए। व्यक्ति पहले किसी वस्तु को एक सर्टेन प्राइस पे खरीदा करता था, जितने भी खरीदता था उसे 10% की हानि पर बेचा करता था। उसकी टेंडेंसी थी 10% की हानि पर बेचा करता था। आज जाकर के उसने जितने में पहले खरीदता था उससे 20% कम में खरीदा और 55 रुपए ज्यादा में बेचा। दो डिफरेंट नेचर की चीजें सामने आई। 10-20% कम में खरीदा, 55 रुपए ज्यादा में बेचा, मतलब यहां प्रतिशत वहां पर वैल्यू, लाभ 40% का हुआ। क्रय मूल्य पता करना है। हम लोग इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं, ऐसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। मेरी बात को खूब ध्यान से सुनिएगा। इनिशियली वह व्यक्ति किसी वस्तु को मान लो 100 रुपए में खरीदा करता था। मान लीजिए कितने में खरीदता था, 100 में। प्रतिशत के बिहाफ पर चलेंगे। 10% की हानि, 10% की अगर हानि की बात किया जाए तो वह 10 इसमें सीधा सीधा घटा दीजिए, मतलब 90 में बेचा करता था। 100 में खरीद कर 90 में बेचा करता था। देखिए अगर 100 लेके चलेंगे तो कई चीजें एक साथ हल हो जाएंगी। आज उसने, देखिए इनिशियल लेवल पे बात थी, शुरुआत में जब 100 में खरीदता था तो 90 में बेचता था। आज उसने जितने में पहले खरीदता था उससे 20% कम में खरीदा, तो सीधा घटा दीजिए, मतलब 80 में खरीदा। अब एक बात यहां पर सामने आई जो ही कंफ्यूजन है। कहा गया 57 रुपए ज्यादा में बेचा। अगर किसी ने सोचा 57 नहीं 55, अगर किसी ने डायरेक्ट 55 जोड़ दिया तो सब खत्म हो गया, क्योंकि एक अनुपातिक रिस्पेक्ट चल रहा है। अगर यहाँ पे 55 आपने सीधा सीधा जोड़ दिया तो सब बेकार हो गया। मत जोड़िएगा। 55 तब जोड़ा जाता है अगर हम लोग यहाँ पर वेरिएबल को, मतलब अनुपातिक पदों को वैल्यू एक्स में कन्वर्ट करके करते। ऐसा तो कर नहीं रहे। सीधा सीधा मैंने कहा 100 में पहले खरीदा था करता था, माना, ये माने की बात है। 10 कम में अर्थात 90 में बेचता था। आज 20 उसने कम में खरीदा, 55 ज्यादा में बेचा। 20 एक कम नहीं है रुपए, 20% है, ध्यान दीजिएगा। भले ही हम लोग डायरेक्ट माइनस कर रहे हैं, लेकिन इस स्थिति में उसे 40% का लाभ हुआ है। अब आप यही 40% अगर इवेल्युएट कर ले तो हमारा काम हो जाए। मुझे बताइए 80 का 40% क्या होगा। 80 का 40% अगर हम बढ़ा दें तो सीधा सीधा ये 80 गुणे 40 मतलब होता है 2/5, अर्थात 7/5 हो जाएगा। 5 16 बार 16 सत्ते 112, अर्थात 112 रुपए में अब वह बेचा करता है। मतलब 80 में खरीद कर 112 में बेचा करता है। अब आपको यहां से यहां तक का फर्क देखना है, कितने ज्यादा का फर्क है। मेरे ख्याल से ये आपका फर्क जो है 90 20 110 होता है, 22 का फर्क है। ये 22 रुपए ओरिजिनली 55 के बराबर है। मतलब 22 किसके बराबर है, 55 के बराबर है। तो अगर हम लोग यहाँ पर 11 दूना 22, 11 पचे 55, अर्थात 1 बराबर 5/2 है। 1 बराबर 5/2 है। तो बताइए शुरुआती क्रय मूल्य क्या था। आप कहोगे सर 100 था, तो 100 गुणे 5/2 था। हल कर दीजिए, 50 गुणे 5 250 था। मतलब इनिशियली वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपए था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। कितने लोगों ने बताया है, बहुत लोगों ने। परफेक्ट आंसर है। प्रोसेस भी समझ में आया होगा। ध्यान से अगर देखे होंगे तो प्रक्रिया आपको स्पष्ट हो गई होगी, करना कैसे है और कैसे किया जाए। इसके लिए आप लोगों ने पूरी प्रक्रिया को समझ लिया है। पहला प्रश्न आपका डन हो चुका है। मैं अब बढ़ूंगा आगे। सक्षम करे फिर से बता दे, सक्षम मैं कहूंगा फिर से सीख ले। एक वर्बल में कन्वर्सेशन फिर कर दे रहा हूं। पहले मैं किसी वस्तु को खरीदता था, मान लो 100 में, 10% कम अर्थात 90 में बेचता था। आज मैंने 20% कम में खरीदा, अर्थात 80 में, परसेंट के बिहाफ पर, बट 55 ज्यादा में बेचा। अब यहाँ पे सीधा नहीं ऐड कर सकता था, जिसकी वजह से 40% का लाभ हुआ। 80 पर अगर 40% लाभ बना दूं तो 2/5 होता है, मतलब 7/5 करना पड़ेगा। 112 में बेचा। 90 से 112 का फर्क 22 का है। 22 एक्चुअली कैलकुलेटेड या कंपेरेबल है किसके साथ साथ 55 के। 1 बराबर 5/2। इनिशियल क्रय मूल्य 100 बराबर 100 गुणे 5/2, 250 हो गया इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन। पहला प्रश्न डन होता है। अब आप बढ़ चल रहे हैं मेरे साथ दूसरे पर। आइए दूसरा प्रश्न भी ध्यान से देखिए, ये भी पढ़िए और एक अच्छा प्रश्न आपके सामने दूसरा है। क्या करना है, मन लगा के देखिए और हल करके जो है उत्तर दीजिए। हाँ, उत्तर दीजिए। चलिए बताइए, आपने इस प्रश्न का हल देख, क्वेश्चन देखा, वर्किंग देखा, समझिए। एक क्लास का एक तिहाई, एक क्लास के लिखना, एक तिहाई लड़के
पिकनिक में महाबलेश्वर जाना चाहते हैं। महाबलेश्वर आप जानते होंगे, कुछ लोग, मुझे भी नाम सुना है, मैंने भी सुना है। एक क्लास के 1/3 लड़के पिकनिक में महाबलेश्वर जाना चाहते हैं। मतलब एक क्लास थी और इस क्लास को मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, जब कोई डिस्ट्रीब्यूशन भिन्न के आधार पे हो, तो टोटल जो होता है वो 1 होता है। टोटल क्या होता है? 1 होता है। उसका 1/3 भाग महाबलेश्वर जाना चाहता है। कहाँ जाना चाहता है भैया? महाबलेश्वर। तो पहले पॉइंट कर लीजिएगा, ये जो हैं यम्बी जाना चाहते हैं। जबकि आधे लोग, देखिए पढ़िए, आधे लड़के खंडाला जाना चाहते हैं। खंडाला भी जानते होंगे आप लोग। कहाँ जाना चाहते हैं? खंडाला जाना चाहते हैं। 1/3 और आधे लोग तो निकल गए। अब आगे पढ़िए, तथा अन्य लड़के कहीं नहीं जाना चाहते। कुछ इसमें ऐसे भी हैं वो कहते हैं कि हमको यहीं रहने दो। ठीक है? इनको कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना। तो शेष बताइए कितने हैं? शेष जो होंगे पहले इनको जोड़िए, तो 2 एक्के 2 3 5/6 होगा, अर्थात 1 से घटा देंगे तो 1/6 होगा। ये 1/6 रिमेन है, बचे हैं। मतलब अगर आधे निकल गए, 1/3 निकल गए तो 1/6 भाग अभी बचे हैं, शेष है। वर्किंग पढ़िए, इसने बोला कि तथा अन्य लड़के कहीं नहीं जाना चाहते हैं। खंडाला जाने वाले लड़कों की संख्या नहीं घूमने जाने वाले लड़कों की संख्या से 10 ज्यादा है। मतलब अगर आप बात करें खंडाला वालों की, तो खंडाला वाले भैया 1/2 हैं, नहीं वाले 1/6 हैं। अगर इनका भिन्न में अंतर किया जाए तो 6 में से 2 निकलेगा, 4/12 होगा, अर्थात 1/3 होगा। यह 1/3 जो डिफरेंस है, न्यूमेरिकली 10 के बराबर है। 1/3 किसके बराबर है बताएं? 10 के है। हमसे पूछा है तो बताएं महाबलेश्वर कितने लड़के जाना चाहते हैं? महाबलेश्वर जाने वाले 1/3 ही तो थे और 1/3 का मान हमने निकाल भी दिया है। तो वही लड़के जो डिफरेंस में हैं, वही लड़के महाबलेश्वर के बराबर भी थे, अर्थात 10 बच्चे ऐसे हैं जो कि यहाँ पर महाबलेश्वर जाना चाहते थे और 10 लड़के ही वो डिफरेंस था जो नहीं जाना चाहते थे और खंडाला जाने वालों में। यहीं पर मान लो आपसे पूछता कि टोटल कितने लड़के थे, तो आप कहते सर जब 1/3 10 है तो 3 बराबर क्या हो जाता, 1 बराबर क्या होता? 30, अर्थात टोटल हो जाते 30। अब टोटल का 1/3 महाबलेश्वर गए, मतलब 10 गए। आधा, आधा मतलब 15 जाते कहाँ पर? यहाँ पर 15 10 25 5 बचे रह जाते। 5 और 15 का अंतर 10 का होता तो हम लोग ऑटोमेटिकली वर्किंग समझ गए थे और इस प्रश्न का उत्तर टोटल नहीं है, महाबलेश्वर है, जो कि कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो महाबलेश्वर जाने वाले बच्चे कुल मिला के कितने हैं? 10 हैं। दूसरे प्रश्न का राइट सॉल्यूशन है। आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर आ गया हो तो आप बताते चलिए और अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते चलिए। एक अगला प्रश्न मेरे सामने है और इस प्रश्न का उत्तर आप में से जितने लोग कर सकें प्लीज करके बताएं। आसानी से कर सकते हैं अगर ध्यान से देखेंगे प्रश्न को तो। प्रश्न क्या है? x की पावर 47 है प्लस 1/x की पावर 47 है बराबर 2 है। हमसे पूछा x की पावर 48 माइनस 1/x की पावर 48 का मान बता दो। ये कितना बता रहे हैं आप लोग? कुछ लोग 2, कुछ लोग 0, कुछ लोग 2, कुछ लोग 0। मैं वर्किंग समझा देता हूँ। शून्य की संख्या ज्यादा है, शून्य की तादाद ज्यादा है, तो कन्फर्म है कि उत्तर शून्य है। लेकिन कैसे? सुनिएगा। x की पावर 47 आपने पढ़ा है, किसी एक की पावर कुछ भी हो, हमेशा मान क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पर 1 की पावर 47 लिखते प्लस 1/1 की पावर 47, भाई देखो अलजेब्रिक बिहाफ पे अगर आप सोचोगे कोई हम वैल्यू निकाल के x/x, तो ये सब संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में यही प्रक्रिया है कि अगर x का मान आप 1 रख लो, 1 रखते ही यह सेटिस्फाई कर देगा, अर्थात x की मान 1 रखने पर इस पूरे कैलकुलेशन का मान 2 हो जाएगा। मतलब किसी भी हालत में x सिद्ध हो रहा है, यहाँ पे वैल्यूड कर रहा है, तो आपने क्या किया? x मतलब 1 की पावर 48 माइनस 1/1 की पावर 48 मतलब 1 माइनस 1 है, तो शून्य है। ऐसा ही प्रश्न मैंने एक दिन और किया था जिसमें x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 पूछा था, तो वहां पे भी जुड़कर 2 ही आया था। मतलब इस कंडीशन में x का मान 1 सिद्ध हो रहा है, इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, इसको भी संतुष्ट करने के लिए सब्स्टिट्यूट किया तो मान यहाँ पर शून्य हो गया। आप सबका रिस्पॉन्स इनिशियली बहुत अच्छा था और आपने शुरुआत में ही हमें इस वैल्यू को बता दिया था, इस मान को बता दिया था। ये अच्छा लगता है देख करके आपके रिस्पॉन्स को। आइए शेष के प्रश्न को देखा जाए। शेष का प्रश्न है 2 की पावर कितना लिखा है? ध्यान से देखिए, 2 की पावर 31 है, डिवाइड बाई 5 है। मतलब 2 की पावर 31 को 5 से भाग देना है, तो आपको क्या पता करना है? शेष। कुछ बातें दिमाग में शेष को लेकर के रख लीजिए और रखना चाहिए आपको, जिम्मेदारी से रखना चाहिए। कोई चीज जिम्मेदारी से रखेंगे तो छूटेगा नहीं, कहीं जाएगा नहीं। कभी भी अगर किसी एक मान a को आप b से विभाजित करें, यदि यदि a जो है छोटा है b से,
मतलब जो भाज्य है, भाजक से छोटा है, तो शेषफल ए ही होगा। रिमाइंडर जैसे आप कभी 2 को 3 से भाग करो, रिमाइंडर 2 आएगा। 5 को 7 से भाग करो, रिमाइंडर 5 आएगा। किसी भी स्थिति में अगर भाज्य भाजक से छोटा है, तो मान सदैव क्या होगा? वही का वही शेषफल कहलाएगा। अब जैसे इस प्रश्न को हमने देखा, मैं आपको करके दिखाता हूँ, वर्किंग आपको समझ में आएगी और बड़े आराम से आप उत्तर कर पाएँगे। हम लोग कभी भी जब बेस एंड पावर का क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आप देखिए 2 है बेस और पावर है 31। मेरी कोशिश होती है कि हम जो भाजक है उसके ऐसे बार ले जाएँ कि शेषफल 1 या -1 आए, जो इसमें संभव नहीं है। जैसे हम कोई ऐसा नंबर होता मेरे सामने, मान लो लिखा होता कोई ऐसा नंबर जैसे 4 की पावर 2 होता, ना? जैसे मतलब कुछ ऐसे टर्म होते जो कि 5 के मल्टीपल से 1 आगे या पीछे होते, तो प्रक्रिया आसान होती है। बट यहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए हमें सोचना पड़ता है। सोचना ये पड़ता है कि 2 की क्या घात, सुनिएगा, 2 की क्या घात ऐसी होगी जिसको जब मैं 5 से भाग करूँ तो शेषफल 1 या -1 आए। कोशिश करिए। 2 की पावर भैया 1 क्या होता है, आप बताइए? अगर इसको 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 2 ही होगा। 2 की पावर 2 को 5 से भाग करेंगे तो 4 को 5 से भाग करिए, रिमाइंडर 4 होगा। 2 की पावर 3 मतलब 8 होता है, 8 को 5 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 3 होगा। लेकिन 2 की पावर 4 है, अगर उसको 5 से भाग करिए जो कि 16 होता है, तो 16 को अगर 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 5 तिया 15 और रिमाइंडर 1 आया। इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि जो ये लिखा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार? 31 बार। इसमें अगर हम 4-4 नंबर लेते जाएँ, 4-4 नंबर लेते जाएँ, तो ये शेषफल 1 देता जाएगा। तो पहले सोचो ये जो घात है, ये कितनी बार 2 को होल्ड किया है? मैं समझ गया कि अगर 4-4 बार हम 2 को लेते जाएँ, तो 16 बनता जाएगा और 16 को 5 से भाग करते जाएँगे तो शेषफल 1 आता जाएगा। कन्फर्म है ना? तो हम 4-4 का पेयर बनाने के लिए भैया 31 को ही 4 से भाग कर दिए, सोचे तो कितने पेयर बनेगा? ये कहेगा हम 7 बार सर जाएँगे, 28 तक कवर कर देंगे, 3 छोड़ना पड़ेगा। मतलब फाइनली ये सब खत्म होके 2 गुणे 2 गुणे 2 बचेगा और उसी को हमें अंततः 5 से भाग करना पड़ेगा। बेसिकली ये 2 की पावर 3/5 है। और 2 की पावर 3/5 रिमाइंडर क्या दिया था? 3 दिया था। तो मैंने भी कहा कि चलो हम 3 को अपना उत्तर मान लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? 3 है। आपने प्रत्येक ने रिस्पॉन्स किया है, मुझे अच्छा लग रहा है देख करके कि आप भाई कवर कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि आप सभी लोग इस प्रकार से रिस्पॉन्स करोगे, तो मेरा भी मोटिवेशन हाई होगा, अच्छा लगेगा। घात की हमेशा बिल्कुल डायरेक्ट 4 से तब नहीं, 4 से तब भाग कर सकते हैं बाबा क्या नाम है आपका यार? आप एग्ज़ैक्ट नाम रखो, अच्छा लगता है फिलहाल। लेकिन जब जो है इस तरह से स्थिति बने, हमेशा 4 से नहीं भाग कर सकते हैं ना, यहाँ पे तभी दे सकते हैं जब इस तरह की स्थिति बने कि उस घात पर वह मान रिमाइंडर 4 दे रहा था। क्लियर है? आप समझ गए होंगे और ये मुझे लग रहा है कि स्पष्ट हो गया होगा प्रश्न। मैं पहुँच रहा भैया 5वें नंबर पर। उम्मीद आप सबसे करूँगा, उम्मीद सबसे करूँगा इस प्रश्न का उत्तर दें, इस प्रश्न का उत्तर दें। मैं प्रश्न को एक बार यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ जिससे कि वर्किंग आसान रहे आपके लिए। आप सभी लोग रिस्पॉन्स करें प्रॉपर। 2 प्लस 0.09 माइनस क्यूब रूट ऑफ 0.008 माइनस 280 का का 0.75। अच्छा, सारे कैलकुलेशन फैक्ट, टर्म, प्रोसेस, प्रक्रिया सबको अवेलेबल पता है, इसलिए हमें लगता है कि आपको समस्या बहुत ज्यादा नहीं होगी। एक-एक पद को हल करते जाएँ, इनको मर्ज करोगे तो भैया एक ही पद है। कोशिश मैं करता हूँ कि पहले यही कर लेता हूँ, करने क्या सब साथ में किया जाएगा, का मतलब मल्टीप्लिकेशन 75 लिख दो, डेसिमल की वजह से 2 शून्य, परसेंटेज की वजह से 2 शून्य। चलिए इतना लिख करके आगे बढ़ता हूँ। आप ध्यान देखो 2 तो 2 ही रहेगा। ये आप ध्यान से देखो इसका वर्गमूल करना है और 9 है। 9 का वर्गमूल क्या होता है? आप कहोगे सर 3 होता है। अगर दशमलव 2 अंकों पर लगा तो यहाँ पर दशमलव 1 अंक पे लग जाता है। बहुत बार हमने समझाया है। माइनस चलिए हमें घनमूल निकालना है और 8 का घनमूल 2 होता है। दशमलव 3 अंकों पे लगना है तो आपको 1 अंक पे लगाना चाहिए। माइनस अब इन पे थोड़ा-सा काम करिया जाए। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 400 हो गया। 1 शून्य खत्म है, 4 सत्ते 28 है, 4 पंचे 20 है। 21 अब देखो 4 धाम में 40 है। 21 बटा कितना हो गया? 10 है, जो कि अगर हल करो तो 2.1 ये भी है, 2.1 है। अब थोड़ा समझिएगा, 2 में 0.3 जुड़ा, 0.2 घटा, इतना इवैल्यूएट होकर के भी 2.1 है, माइनस 2.1 है।
तो क्या आप 0 से सहमत हैं? हाँ, आप 0 से सहमत होंगे। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन हो जाएगा। सबने लगभग-लगभग हमें 0 बताया है और एक अच्छा प्रश्न आपने कवर कर लिया है, 5वां नंबर। आशा करता हूँ ये भी आपको मतलब अच्छे समझ में आया होगा। आप इसको क्लियर करके अब आगे बढ़ चलिए और एक अच्छे ग्राफ को आज अगर आप ध्यान देखेंगे तो अच्छा ग्राफ एक आपको देखने को मिलेगा। बस इसमें मैं आप लोगों से यही कहूँगा, इस ग्राफ को सीरियसली समय भले लीजिए, लेकिन हल कर लीजिएगा, ईमानदारी से। आपको जो चीज़ें समझ में ना आए, उसको कन्फर्म कर लीजिएगा। बिल्कुल छोड़ के मत भगना इस ग्राफ को। मन लगा के समझेंगे, सब स्पष्ट हो जाएगा। हमें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। नीचे दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करो। इन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूड ग्राफ है। ठीक है? 2 राज्यों की जनसंख्या में पिछले वर्ष की तुलना में हुई वृद्धि दिखाई गई है। प्रतिशत वृद्धि दिखाई गई है, सीधा-सीधा ये मत समझना कहीं कम हो रहा है, नहीं। जैसे कुछ इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन है, देखो ए है 95, ए है 96, ए 97, ए 98, ए 99, ये 2000 और 2001 इस तरह से है। वृद्धि हर साल है, जैसे जो भी जनसंख्या थी इसके पहले, इस साल देखो 2 प्रकार के राज्य हैं, जो इस तरह का राज्य है वो ए है और ये वाला राज्य बी है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जैसे 25% की वृद्धि, फिर 25% की वृद्धि, फिर 35% इस तरह से वृद्धि दिखाई गई है। इस वृद्धि को हमें ऑब्जर्व करना है और जो प्रश्न हमको दिए जाएँगे, उसका उत्तर एक-एक करके हमको हल करना है भाई। आप सभी लोग मन लगा के ध्यान से देखिएगा और उत्तर करने की प्लीज़ कोशिश करिएगा। कहा क्या है इस प्रश्न में? 2000 में राज्य ए और बी, राज्य ए, राज्य बी, 2000 में चलता हूँ सबसे पहले, तो 2000 में हमारे सामने इन्फॉर्मेशन ए है। 2000 में राज्य ए और बी की जनसंख्या में 3 के साथ 135 होता, 3 के साथ 135 होता और 4 के साथ भैया कितना होता? 145 होता। यही किया क्या हमने? हाँ, यही किया है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा समझने की कोशिश करिएगा। 5 दूना 10 होता है, 5 सत्ते 35 नहीं ए इसके साथ होगा। 3 गुणे 145 होगा और 4 गुणे 135 होगा, ए होना चाहिए। तो देखो 5 दूना 10 हुआ, 5 नौवा 45 और इसके बाद क्या होगा 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 3 नवा 27 होता है, 9 चौके 36 हो गया, 29 अनुपाते 36 होगा। 29 अनुपाते क्या होगा? 36 होगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का हल होगा। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझ नहीं 81 नहीं होगा, 29-36 होगा। ये समझने की कोशिश करिए मैं जो बता रहा था। जैसे मैंने कहा कि इसका 3-4 था, इसका 3-4 था। अब इसके रिस्पेक्ट में देखो जैसे ए में क्या हुआ, ए की वृद्धि कितनी है? ए वाला ए है तो यहाँ पर क्या हो गया 145। तो यहाँ पर इसको हमें क्या करना चाहिए था इसके रिस्पेक्ट में इसको हमें लोग यहाँ पर 145 कर दीजिए और इसके रिस्पेक्ट में हमें 135 कर देना था। ठीक है? इस हिसाब से उत्तर आपका बी ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन राइट सॉल्यूशन होगा। आप देखिएगा हमें थोड़ा-सा प्रतिशत की वृद्धि को भी अच्छे से कंसीडर करके चलना होगा। छठे प्रश्न का राइट सॉल्यूशन आपका 29 और 36 होगा। करेक्ट देखिएगा 3-4 का अनुपात था, 45% और 35% की नहीं 29-36 ही आएगा। बी ही होगा सत्यम, 81-16 नहीं होगा, गलती मत करिए। जो बता रहे हैं इसी हिसाब से देखिए आप इसको समझिए। 3-4 का रिस्पेक्टिव रेशियो था, उसके हिसाब से 145 किया, 135 किया और इस हिसाब से उत्तर आ गया। आगे बढ़ता हूँ मैं देखिए ध्यान से। ये देखिए अगला प्रश्न मेरे सामने क्या है, इसको पढ़िए। यहाँ पर इसने हमसे बोला कि 2 राज्यों की कुल जनसंख्या 1996 में 87.5 लाख थी। 1997 की बात कर रहा था, 1996 की बात कर रहा था। दोनों राज्यों की कुल जनसंख्याओं का योग 87.5 लाख है। तो इन 2 राज्यों की कुल जनसंख्या 1998 में क्या होगी? आप मुझे बताओ कि यहाँ पर भैया कि जो इनकी जनसंख्या है इसका योग हमको दिया है। योग तो दिया है लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो लाइन है, ये लाइन बेसिकली प्रतिशत वृद्धि है और आपने प्रतिशत में अच्छे से पढ़ा है, 2 लोगों की प्रतिशत वृद्धि हो, 2 लोग की प्रतिशत कमी हो, कुछ भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो, जब तक हमें बेस नहीं पता है, तब तक हम अमाउंटिंग क्लियर नहीं कर सकते हैं। अगर यह डेटा 1 लोगों का दिया होता, तब तो हम वैल्यू निकाल सकते थे। दोनों लोग का वैल्यू दिया है, दोनों लोग की इन्फॉर्मेशन दी है और दोनों लोग का जोड़ दिया है। बिना बेस के दोनों का जोड़ दिया है, तो हम इसमें बेस किसको कैसे कंसीडर करें? जैसे आप कहते हो सर मान लो योग कुल का योग अगर होता किसी एक ही राज्य का, किसी एक ही जगह की जनसंख्या का, तब तो हम मैच करा देते। तुरंत परसेंटेज जोड़ करके 100 से कंपेयर कर लेते। लेकिन यहाँ पर कन्फर्म है कि अगर दोनों की जनसंख्याओं का योग दिया है, तो बिना बेस निर्धारित नहीं किया जा सकता। जब तक बेस नहीं होगा तब तक निर्धारित नहीं करेंगे। ज़ूम किया है मैंने मैक्सिमम पॉसिबल देखिए नहीं तो क्वेश्चन इधर-उधर चला जाएगा। आप लोग थोड़ा ग्राफ में मैनेज कर लीजिए।
कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्लास में जो ग्राफ बने थोड़ा-सा इफेक्टिव हो, क्रिएटिव हो, अच्छे से दिखे आप लोगों को। यहाँ पर मेरे तरफ से इस तरह से आप थोड़ा मैनेज कर लो, इस क्वेश्चन को, इस तरह की वर्किंग को, ठीक है? हाँ, मैंने जो बताया आपको समझ में आया? यहाँ पर डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट। अच्छा देखो, जैसे कभी-कभी हम लोग कहते हैं कि कोई कुछ प्रतिशत कमा रहा है, कोई कुछ प्रतिशत कमा रहा है या अपने प्रतिशत खर्च कर रहा है। जब तक बेस नहीं पता तब तक निर्धारित नहीं कर सकते। अगर योग एक ही फिगर पर बेस्ड होता, तो हम बता देते। लेकिन योग दोनों फिगर पर बेस्ड है जिसमें कोई आधार ही नहीं है, तो हम नहीं बता पाएँगे। तो इसका मतलब हो गया इस प्रश्न का उत्तर नहीं ज्ञात किया जा सकता। कुछ लोग गलती से करेंगे भी जोड़ के तो गलत हो जाएगा। ठीक है, आप 100% थोड़ी पता कर पा रहे हैं। यहाँ पे अगला देखिए प्रश्न, क्या दिया है, इसको बढ़िया एक प्रश्न आपके सामने फिर से मैं अवेलेबल दिखा रहा हूँ, कर रहा हूँ। देखिए, इसने पढ़िए इसको ध्यान से, क्या दिया है? 1996 के राज्य बी की जनसंख्या 20 लाख थी। तो भैया 96 में चलो, 96 में राज्य बी, बी मतलब ब्लू कलर, ना ये वाला, यहाँ पर 20 लाख थी जनसंख्या। तो प्रश्न पढ़िए, 97 और 98 में राज्य की औसत जनसंख्या क्या थी? इस प्रश्न को कौन करवा रहा है प्लीज बताएं हमें। हमने कहा 96 में जनसंख्या कितनी थी? 20 लाख थी। 97 में, तो यहां पर देखिए कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 20% की। तो 20 में 20% की वृद्धि कर दे, तो यहां पे जनसंख्या हो जाएगी 20 गुणे 20% की वृद्धि करेंगे तो कितना होगा? 20% अगर वृद्धि किया जाए तो 6/5 होगा ना। 20% बेसिकली 1/5 होता है, तो 6/5 करेंगे तो ये हो जाएगी 24। यहाँ पे जनसंख्या कितनी हो गई? 24। देखो यहाँ पर 20 लाख थी, 20% की वृद्धि हुई तो 24 हो गया। मतलब 97 में जनसंख्या 24 लाख हो गई। अब इस 24 को फिर बढ़ा दीजिए और 30% बढ़ाइए। तो 24 को अगर आप 30% बढ़ाएंगे तो 24 गुणे 13/10 करना पड़ेगा। 5 हुआ, 12 हुआ, 156/5 कर दीजिए, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 हो गया, 5 एक के 5 और 5 दूना 10, 31.2 हो गई। मतलब यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 31.2 है, तो 24 प्लस 31.2 डिवाइड बाई 2 है, तो 24 देखिए जुड़कर कितना होगा? 4 एक 5, 3 2 5 ना, 55.2 बटा ये हो गया, तो 27 दशमलव कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने का सेंस हुआ, देखिए आपने किया 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूना 10, जोड़कर किया तो 27 दशमलव कितना हो गया? 6 लाख यहाँ पर जनसंख्या हो गई। तो कहने का सेंस था कि आपको जो है इस तरह की वर्किंग पर फोकस करना चाहिए, जिससे कि हम लोग गलत ना कर पाए। मैंने आपको बता दिया है, प्रोसेस देखा, यहाँ 20 लाख थी, 20 में 20% बढ़ा, 24 हो गया, 24 से फिर 30% बढ़ा, 31.2 हो गया। मतलब आप ऐसे समझ गए होंगे, 20 फिर 24 फिर 31.2, इन दोनों राज्यों का औसत निकालना था। प्रश्न बहुत बढ़िया है, प्रश्न बहुत बढ़िया है। अगर आप ध्यान से इसको करेंगे, इस तरह के प्रश्नों में गलती नहीं करेंगे। तो 8वें प्रश्न का राइट सॉल्यूशन आपने देखा, 27.6 राइट सॉल्यूशन हो गया। 20% कैसे? मैं फिर बताऊं इसको, फिर से एक बार वर्बल देख लीजिएगा। 96 में 20 लाख थी। देखो अब यहां से प्रतिशत वृद्धि है, देखिए साफ-साफ लिखा जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि हो रही है। 20% क्योंकि यहां देखो 20 के बराबर है, तो 20% की वृद्धि होगी, तो 24 हो जाएगा। 24 से फिर 30% की वृद्धि होगी, तो 31.2 हो जाएगा। दोनों को जोड़कर 2 से करो भाग, तो आपको 27.6 इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन मिल जाएगा। करेक्ट आंसर है। इस तरह से हम लोग 8वें प्रश्न का उत्तर बता दिए हैं। आप लोग भी ध्यान देकर के अगर करेंगे तो सब कर लेंगे, ठीक है? इधर-उधर में ना फँस करके केवल फोकस होकर के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उत्तर आता जाएगा, हम लोग कॉन्फिडेंट होते जाएँगे और ऐसे प्रश्न खूब सीख लीजिए। मैं आप लोग को बार-बार ये चीज़ कहूँगा। ए की जनसंख्या 98 में, देखो ए की तरफ चला जाए और 98 की बात किया जाए, तो 98 भैया देखो 30 है। 30 67.5 थी, तो 1996 में इसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी? देखो यहाँ पर इसकी जनसंख्या 67.5 थी, 67.5 थी। 96 मतलब कहाँ पर पता है? यहाँ पर। मतलब जैसे आपको अगर मैं परसेंटेज पढ़ाया हूँ, तो परसेंटेज में हमने यहाँ पर क्या आपको पढ़ाया, आप ध्यान से देखिए। परसेंटेज में कुछ इस तरह, जैसे जनसंख्या वाले जो प्रश्न होते थे, इसकी कंडीशन ये हो गई कि अभी वर्तमान में जनसंख्या इतनी है, वर्तमान में इतनी है, हर साल कुछ प्रतिशत बढ़-बढ़ के आ रही है। पहले 25% देखो बड़ी होगी, फिर यहाँ पर देखो इस तरह से वृद्धि को दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग इसको समझें, तो आपको समझ में आया होगा 25% बढ़ी, फिर जनसंख्या 20% बढ़ी। यहाँ पर अगर देखो तो कितना परसेंट है? 30%। इस तरह से जनसंख्या बढ़ करके 67.5 हुई थी। अब आपको ये बताना था कि 2 साल पहले अर्थात 96 में इसकी जनसंख्या क्या थी?
तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे देखिए कैसे किया जाएगा, समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर राज्य ए की बात है ना, यहाँ पर कितनी वृद्धि है 35 की, यहाँ पर कितनी वृद्धि है 25 की। तो हम जानते हैं कि हम एक बार 25% बढ़े थे, एक बार 35% बढ़े थे और इतने हो गए। जैसे मान लो हमारे पास यक्स रही होगी जनसंख्या, इसमें सबसे पहले कितने की वृद्धि है 25 की, 125/100 गुणे 35 की 135/100 और फाइनली हम बनकर कितना गए 67.5। इस कंडीशन को कैसे हल किया जाता था आप जानते हैं? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 67.5 जो अभी वर्तमान में है गुणे 100 बटा 125 गुणे 135। अगर आप इसको हल कर डालें, दशमलव हटा दीजिए, शून्य एक यहां बढ़ा दीजिए, ठीक है। 25 पंचे होता है, 25 चौके होता है, आप समझ रहे होंगे सब लोग। एक शून्य और खत्म कर दीजिए, 5 दूना 10 होता है, 15 नवा 135 होता है, 15 चौके 60, 15 पचे 75 होता है, 9 पचे 45 होता है, 5 दूना 10 चौके 40 होता है। 40 लाख थी जनसंख्या, क्या थी बताइए? 40 लाख थी। दोनों वर्ष नहीं 25%, देखो 96 से 97 तक 25%, 97 से 98 तक 35%। आप पढ़े नहीं क्या इस तरह से परसेंटेज में प्रश्न? पढ़े होंगे भाई। कि चलो ऐसे कहा जाए कि वर्तमान में मान लो इस समय 2022 चल रहा है, हम कह रहे हैं कि हमारी जनसंख्या हर साल मतलब क्रमिक रूप से पहले 35% बढ़ी है, फिर 25%, मतलब 25% और 35% बढ़ करके इतनी हो गई है। बताइए 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी? हम लोग इसको भी तो ऐसे भी तो करा करते थे। जैसे अगर हम इस परसेंटेज को निर्धारित कर ले, तो 2 वृद्धि देख पा रहे हैं, एक 35%, एक 25%। 25 को लिखते हैं 1/4, 35 को लिख सकते हैं 7/20। हम कहते हैं कि 4 से हुआ 5 और 20 से हुआ 27 और यह मान है 67.5। आप इसका मान निकाल दो, उत्तर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऐसे तो किया है, आप लोगों ने किया। आप लोग बस केवल फोकस हो, आप लोग को लग रहा है कि जैसे ग्राफ के जो प्रश्न होते हैं, ग्राफ में केवल ऐसे वर्बल नहीं, ग्राफ में भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर के आप उत्तर कर पाएंगे। परसेंटेज के दौरान इन बातों को समझाया जाता है। लास्ट है इसका, फिर उसके बाद आपके लिए जो वही है अर्थमेटिक। चलिए अर्थमेटिक और एडवांस के जो प्रश्न हैं, अंतिम प्रश्न है 10वां नंबर, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। क्या है? 1999 से 2001 तक राज्य ए की जनसंख्या में प्रभावी प्रतिशत, अब इसको कौन बताएगा बताइए? 99 कहां पर है? यहां पर है। 2001 तक यहां और यहां की जनसंख्या में प्रभावी प्रतिशत वृद्धि। तो पहले देखो 99 से इसमें 40% और इसमें 45, और यह वृद्धि क्रमिक है। क्या है? क्रमिक है, डायरेक्ट जोड़ नहीं सकते हैं। क्रमिक वृद्धि कैसे अप्लाई की जाती है? आपने क्रमिक का सूत्र पढ़ा होगा। लिखेंगे 40 प्लस 45 प्लस 40 गुणे 45 बटा 100, जैसे a प्लस बी डिवाइड प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, तो 40 45 कितना 85, 20 चौके 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 5 9 45, 9 दूना 18, 18 जोड़ दीजिए, 103% की वृद्धि होगी प्रभावी रूप से। 103% की वृद्धि होगी प्रभावी रूप से। आपने देखा, आपने किया। हम्म चलिए, तो मेरे कहने का सेंस आपको समझ में आया कि क्या है प्रश्न, ध्यान देना पड़ेगा। और मैं एक चीज और कहूंगा, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो अभी कुछ विजिबिलिटी में इशू होगा, पीडीएफ मिल जाएगा। मैं इतना कहूंगा कि आप मेरी वर्किंग को जो हमने कराया है और पीडीएफ के प्रश्न को नंबर मिला मिला के जरूर कर लेना। कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, जिससे हम उसको फिर से समझा दें, ये सब मिस ना होने पाए। इन सबको छोड़ के आप मत बढ़िएगा। अगला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पर है, और इस अच्छे प्रश्न को फिर से ध्यान से करने की कोशिश करिए और सिंसियरिटी के साथ आप लोग फोकस करिए। वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है। देखो एक वृत्त आपको दिख रहा होगा, ये देखिए एक वृत्त दिख रहा होगा, और इस वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा, देखो ये लाइन यहां से यहां आई है, ए बी है स्पर्श रेखा। वृत्त की त्रिज्या 2 है। त्रिज्या क्या होती है? सेंटर से सरफेस को मिलाने वाली रेखा, 2 और 2। तो छायांकित भाग का मतलब ये जो रीजन आपको दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर हम त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल दें, उसमें से हम वृत्त के इस भाग का क्षेत्रफल निकाल दें, जो कि कितने डिग्री पर बेस्ड है? 45 डिग्री पर बेस्ड है। 45 डिग्री पर बेस्ड है। इसका क्षेत्रफल निकाल दें, जो सेक्टर अर्थात वृत्तखंड है एक तरह से। इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल को अगर हम इसमें से घटा दें, वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर घटा दें, तो उत्तर आ जाएगा। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि वृत्त में कुछ कंडीशन दिमाग में है कि नहीं है? मान लो ये वृत्त है, एक स्पर्श रेखा यहां से गुजर रही है, सेंटर से कोई लाइन आएगी तो स्पर्श रेखा पर कितने डिग्री बनाएगी? कमेंट करिए।
बताइए। आप कहोगे सर ये 90 डिग्री है। कितना है? 90। प्रश्न जो बनाया जाता है ना, ऐसे फिगर दिया जाएगा, देखने में आप उलझ गए। तो आपके और हमारे हिसाब से यहाँ पर भी 45 होना चाहिए। अब आपको लगेगा अरे सर, ये तो बड़ा छोटा-सा दिख रहा है, बड़ा-सा। तो ये छोटे-बड़े से कोई मेजरमेंट स्केल नहीं अप्लाइड होता है। केवल वैल्यू को हम अपनी कंडीशन पर, प्रॉपर्टी पर लेके चलते हैं। ये 45 था, ये भी 45 है और ये 90 है। तो फिलहाल ये त्रिभुज एक समद्विबाहु समकोण है। समद्विबाहु समकोण है। अब इस स्थिति में आपको कन्फर्म है कि यह जो भुजा OB है, एक कर्ण है और ए अगर 2 है तो मेरी जानकारी में ए भी 2 है। ए भी क्या है? 2 है। देखने में भले बड़ी लग रही है लेकिन 2 ही है। क्योंकि जब ए 45 तो 45 के दोनों सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्योंकि समकोण है 1/2 गुणे 2 गुणे 2 होगा। आधार गुणे ऊंचाई होता है। माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सेक्टर एंगल कितना है बताइए? 45 है। बटा कितना कर दें बताइए? 360 करना जाता है ना। 90 होता क्वार्टर तो 1/4 होता, अब अर्थात 1/8 होगा, गुणे पाई आर वर्ग, आर मतलब 2 का वर्ग। चलिए ये तो खत्म होके 2 हो गया। 45 8 बार आप जानते ही 8 बार जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा तो पाई बटा 2 हो जाएगा। मतलब 2 माइनस पाई बाई 2, जो कि पहले ही ऑप्शन में देखो उत्तर आपको दिख रहा है। एक बढ़िया प्रश्न आपने कवर किया। मैं आपको, हाँ, मैं जितना आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से अगर देखेंगे, इस तरह के प्रश्न में इधर-उधर की बात ना करते हुए आप लोग केवल पढ़ने पे फोकस करो। देखो, ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसे फिगर बनाए जाते हैं, जहां पर देखने से आपको लगेगा अरे यार भुजा कैसे बराबर हो गई, कोण कैसे बराबर हो गई। मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि आपको प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए, सिद्धांत क्लियर होना चाहिए। जैसे देखिए, ए हमने बताया कि कोई रेखा स्पर्श अगर है, सेंटर से होकर मिलाने वाली रेखा के साथ सदैव समकोण बनाएगा। इस तरह से आपने देखा, यह कोण भैया समकोण था। समकोण के सामने कर्ण होता है। ए 45 था तो कन्फर्म है ए भी 45 ही होगा। क्यों 45 होगा बताइए? अगर ये 90 था, ये 45 है तो 45 ही तो होगा। समद्विबाहु हो गया तो 45 के विपरीत भुजा अगर 2 है तो इस 45 के विपरीत भुजा भी 2 ही होगी। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। इसमें से हमें इस व्हाइट रीजन को घटाना था। व्हाइट क्या था? एक वृत्तखंड था। वृत्तखंड कितना डिग्री इंक्लूड कर रहा है? 45 360 का। जैसे मान लो हम त्रिभुज वृत्त में होते और ऐसे एक क्वार्टर बनाता 90 डिग्री, तो 90/360 1/4 होता, या सेमी सर्कल बनाता तो आधा बनाता। तो फिलहाल उत्तर आपका 2 माइनस पाई बाई 2 है। 11वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन। कितने लोग को हो गया क्लियर बताए? एक बार थोड़ा हाथ उठाइए, रोना वोना बंद करो। मोहित उपाध्याय। और बताइए, रोना बंद करके हाथ उठाइए, कितने लोग को कंफर्म हो गया प्रश्न? हम्म, जल्दी से बताइए। किसी को नहीं? वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा है। कुछ लोग को तो आया समझ में। अरे वाह, हाथ अच्छे दिखने चाहिए, साफ साफ। हाँ, आइए देखिए अगले प्रश्न पर आता हूँ। ये बढ़िया है, देखो रिस्पॉन्स है और चाहिए भी इस तरह का रिस्पॉन्स। हाँ, हम लोग पहुंचते हैं 12वें नंबर पर। 12वां नंबर ध्यान से देखो कि क्या है और कैसे किया जाएगा। कितने लोग कर पाते हैं इसको प्लीज उत्तर बताने की कोशिश करें। हाँ हाँ, क्वेश्चन है एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं। ये बढ़िया आसान प्रश्न है। आप में से अक्सर लोग इसकी प्रॉपर्टी जानते हैं। जो लाइन देखने से समझ में आ गया कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया। को मिलाकर क्या बनाया गया? एक त्रिभुज बनाया गया। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया। इस नए त्रिभुज के क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज के शेष भाग के क्षेत्रफलों में अनुपात बता दे क्या होगा। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, कभी कोई त्रिभुज है, अगर उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जो रेखा मिलाती है, वह तीसरी भुजा की आधी होती है। तीसरी भुजा क्या होती है? आधी होती है। और अगर इस प्रकार से देखिए, हमने कहा ए इस पूरे का आधा हो गया, फिर इसके बाद इसको मिलाया तो इसने इसका आधा बना दिया, इसका बना दिया। तो त्रिभुज की मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज का 1/4 होता है। 1/4 भाग होता है। आप ध्यान से देखिए, अगर 1/4 भाग, देखिए इसने क्या बोला है कि अगर हम लोग पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को 4 मान रहे हैं तो यह 1 होगा। समझने की कोशिश करिएगा, प्रश्न गलत ना होने पाए। मैंने कहा किस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज के शेष भाग के क्षेत्रफलों में अनुपात बनाएं। मैंने कहा अगर पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 था, यह अकेला भाग 1 होगा, तो बचा भाग क्या होगा बताएं? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। अनुपात कितना होना चाहिए आप लोग मुझे बताइए? अनुपात क्या होना चाहिए? 1:3 होना चाहिए कि 1:4 होना चाहिए?
मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल से नहीं पूछा है, ठीक है? आप देखो तो लाइन, मूल त्रिभुज के शेष भाग के क्षेत्रफलों में अनुपात क्या है? तो शेष भाग क्या है? अगर पूरा 4 था, 1 भाग निकल गया, तो 3 भाग बचा है ना? तो क्या उत्तर होना चाहिए? 1:4 होना नहीं चाहिए, 1:3। कितने लोगों ने बताया था, कितने लोग गलत बताए, ये भी बता दें आप लोग। हाँ, गलत हो जाता है ऐसे ही। लाइन आपको क्लियर है, क्योंकि ये जो फैक्ट है, ये बहुत कॉमन है और इस कॉमन फैक्ट को आप लोग जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, इसलिए लोग अक्सर 1:, अच्छा मेरे दिमाग में भी 1:4 लगता था, लेकिन 1:4 नहीं होगा, 1:3 होगा और आप इसको समझ गए होंगे कि रीज़न क्या है, 1:3 का कारण क्या है। आइए अब बढ़ा जाए 13वें नंबर पर। 13वां प्रश्न देखिए ध्यान से। एक अच्छा प्रश्न आपके सामने फिर से बोर्ड पर अवेलेबल है। ये देखिए प्रश्न अगर देखो तो वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, ध्यान से देखिएगा। किसी बैंक की अधिकारी भर्ती परीक्षा में जितने अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए, तो पहली चीज आप सिमा के रख लो कि लिखित परीक्षा एक हुई, लिखित परीक्षा जिसमें कुछ सफल हो गए अभ्यर्थी, ये क्या हो गए, सफल हो गए, उन्हीं का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। जो लिखित परीक्षा में सफल हुए उन्हीं का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया कुछ इस प्रकार से। उनमें से 70% दक्षता परीक्षा, दक्षता परीक्षा होती है, उसमें पास हुए, 65% इंटरव्यूज साक्षात्कार में पास हुए, 27% दोनों परीक्षाओं में असफल अर्थात फेल हुए, 248 दोनों में सफल अर्थात पास हुए। तो लिखित मतलब कुल परीक्षा में कितने अभ्यर्थी सफल हुए थे हमको बताना है। ऐसे प्रश्न जब करे जाते हैं, दो कंडीशन पे करे जाते हैं, या तो आप पास का उपयोग करिए या तो आप फेल का उपयोग करिए, लेकिन प्रश्न को दिमाग से पहले रीड करिए कि हमने कहा कि हमारे एक कोई एग्जाम हुआ, एग्जाम में लिखित परीक्षा में कुछ लोग सफल हुए हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट दो भागों में किया गया है, साक्षात दक्षता और साक्षात्कार में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि 27% है जो दोनों में फेल हुए हैं। अब हमारे हिसाब से फेल को लेकर चलना ज्यादा क्लियर रहेगा, जबकि दोनों परीक्षाओं में सफल लोगों को दिया गया है। आप पास को भी लेके चल सकते हैं, ऐसी बात नहीं, पास को लेके चलने के दौरान हमें इसको पास में बनाना पड़ेगा। तो हम पास को लेकर चल रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, हमने ऐसे बना दिया, हमने कहा देखो भाई यहाँ पर दक्षता रख दिया और यहाँ पे साक्षात्कार रख दिया, साक्षात्कार रख दिया। अब आप देखो खुद ही, हम फेल को लेके चल रहे हैं कि पास को लेके चला जाए? आप लोग जैसा बताएं, हम कह रहे नहीं, हम फेल को लेके चलते, पास को लेके ना चलो। फेल को लेके चलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। 70% अगर पास हैं तो कन्फर्म है कि 30% फेल हुए होंगे। साक्षात्कार में 65% अगर पास हैं तो 35% फेल हुए होंगे, क्योंकि 27% दोनों में फेल है। तो 27 यहां लिख दीजिए। ए जो कॉमन है, म्यूचुअल है, 27 क्या है, कॉमन है, म्यूचुअल है। अब अगर ये पूरा गोला 30 है और इतना भाग 27 है, तो इतना भाग केवल 3 होगा। इसी प्रकार से ए पूरा गोला अगर 35 है और इतना भाग 27 है, तो ये भाग 8 होगा। अगर हम इनको जोड़ दें तो टोटल फेल आ जाएंगे। 8 3 11 और 38%, कितने हो गए भैया, 38, 27 8 35 3 38% फेल हैं। अब अगर 38% फेल हैं तो कंफर्म है कि 62% पास होंगे दोनों में। और इस 62% का मान दिया है 248, लिखो 62% बराबर 248। तो हमें 100% अर्थात टोटल का मान बताना है। तो 62 मेरे ख्याल से 4 बार जाएगा, 4 को 100 से गुणा कर दीजिए। लिखित परीक्षा में 400 उम्मीदवार पास हुए थे, लिखित परीक्षा में 400 उम्मीदवार पास हुए थे। कितने लोग कर पाए? अच्छा देखिए, इस तरह के प्रश्न में दोनों प्रक्रियाएं काम करती हैं। मतलब आप फेल का भी उपयोग, जैसे हमारे दिमाग में चल रहा था कि अगर हम पास को लेके जाते तो हम नेगेटिव रिस्पॉन्स बनाते। जैसे हम ऐसे कुछ कंडीशंस बनती है कभी-कभी, आप देखिए कहते हैं कि स्कूल में कुल बच्चों के 70% क्रिकेट खेलते हैं, 50% हॉकी खेलते हैं। तो आप कहोगे सर 70-50 तो 120 नहीं। इसका मतलब कुछ ऐसे हैं जो क्रिकेट हॉकी दोनों खेलते होंगे। कुछ ऐसे हैं जो क्रिकेट हॉकी दोनों नहीं खेलते होंगे। वही स्थिति यहाँ पर भी है। 70% दक्षता में पास हुए हैं, 65% साक्षात्कार में पास हुए हैं लिखित में से, 27 फेल हुए हैं। मतलब कन्फर्म है कि 63, अगर हम देखते हैं इसको अगर डिवाइड घटा देते तो 73% ऐसे होते जो कि दोनों में क्या होते, पास होते। 73 लेके चलते यार ना तो माइनस में आ जाता, कुछ ना कुछ नेगेटिव बनता। तो मैंने कहा कि आपको ध्यान से देखिए, इस तरह के प्रश्नों में हम फेल को लेके चलते हैं। जैसे 70 अगर पास हैं तो 30 फेल हैं, 65 अगर पास हैं तो 35 फेल हैं, तो 27 दोनों में फेल था।
अब इस डिस्ट्रीब्यूशन को आपने कुछ ऐसे किया तो फेल आया 38 और 100 में से 38 निकाला तो 62 है पास, संख्या में 248 तो 100 अगर निकालना था तो आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन 13वें का 400 आ रहा है और 400 आप लगा रहे हैं, 400 करेक्ट उत्तर बना रहे हैं। इस प्रश्न का हल तो आप वर्बल दे सकते हैं, कौन कौन दे सकता है, जल्दी जल्दी उत्तर दे दे भाई, हम इसको चाहते हैं कि आप ही लोग दे दें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आइए, मन लग रहा है ना, कंफर्म बताओ। यम और यन दो पूर्णांक संख्याएं हैं, एक बार कंफर्म कर लीजिए कि अच्छा लग रहा है मन उनकी, मतलब ऐसा नहीं कि देखो मैं एक चीज बताऊं, जीवन में हर चीज जो अच्छी लगे वही नहीं लेना चाहिए, जो चीज कुछ खराब लगे ना उसको भी लेना चाहिए। जैसे सोने का खूब मन करता है लेकिन मत सोया करिए, मूवी देखने का खूब मन करता है मत देखा करिए, मतलब कुछ ऐसी चीजें होती है जिसका मन खूब करता है मत किया करिए, जिसका मन नहीं करता है जैसे जगने का सुबह सुबह जगा करिए, पढ़ने का पढ़ा करिए, पढ़ने का मन करता है नहीं, मतलब मन करता है कि कंसंट्रेट होके बैठे, लोग जा रहे हैं आस-पास से निकल रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, ये कर रहे हैं, आपका मन ना कर रहा है फिर भी आप उसको छोड़ दो, जो मन नहीं कर रहा है उसको करिए, मतलब इसको ज़रूरी है इस जीवन में, इस सफलता के जीवन में तभी वही लोग जो इस तरह से फ़ील कर पाएँ, रिलेट कर पाएँ, वही सही कर पाएँ, वही जीवन जिएँगे अच्छे से। आज के 20-25 साल के स्ट्रगल को आगे, क्योंकि जीवन अगर देखो 60-70 साल का बटा है, 20 साल, 25 साल और आगे का 55 साल। अगर आगे का 55-50 सही करना है तो 20-25 मेहनत कर लीजिए। जो नई चीज़ें हमको समझ में आती हैं, जो चीज़ें टफ होती हैं, उसको भी एक्वायर करिए। यस, यम की पावर एन बराबर 121 इतना वर्बल है कि मैं इसको 11 की पावर 2 लिख सकता हूँ। अर्थात इसको आप यम कहेंगे और इसको क्या कहेंगे भैया? एन कहेंगे। आ जाइए सीधा-सीधा लिखिए, लिखा है यम माइनस 1 की पावर एन प्लस 1 ना? तो यम की जगह लिखो 11 माइनस 1 बटा 2 प्लस 1 हो जाएगा, अर्थात 10 की पावर 3 होगा जो कि क्या होता है? 1000 क्या है? नहीं है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सॉल्यूशन है। कितने लोगों ने बताया है? लगभग सबने बताया। आज बहुत झगड़ा किसका झगड़ा हो रहा है? मैं झगड़ा सुलझा सकता हूँ अगर आप हमें सही से बता दें सब लोग तो। फिलहाल अगला प्रश्न हमारे सामने है, ज़्यादा हम इधर-उधर ना करते हुए, हाँ, उत्तर बताते हैं और यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। a प्लस बी प्लस सी 10 है। देखो, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है भैया? 10। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसके लिए सूत्र आने चाहिए तभी कर पाएंगे। पूछा क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab का मान पूछा है। अच्छा, इसका मान अगर करना है तो इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए और अक्सर याद होगा लोगों को। मैं जो जानता हूं आपको अक्सर a प्लस बी प्लस सी होता है, a वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस सी वर्ग होता है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। मेरे पास a है, मेरे पास ए भी है, यही नहीं है। इसी को फाइन करते हैं, इसके लिए हम गए इनके पास, इनसे कहा भैया आप होल वर्ग हो जाओ। इन्होंने कहा होल वर्ग हो जाते हैं, देखो ये इनका 10 का वर्ग हो जाएगा मतलब 100 हो जाएगा, सीधा-सीधा लिख दो और क्या, इसका वर्ग, इसका वर्ग। ये होता है ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस सी वर्ग, ये भी फार्मूला हमको ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है बराबर 100 सामने लिखा है। तो ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस सी वर्ग प्लस 2 गुणे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो कि 32 है, तो 64 हो जाएगा बराबर 100 है। तो 100 से इसको घटा दे 36 हो जाएगा, मतलब इसका मान क्या हो गया? 36। आइए, इसका मान क्या है? 10। इसका मान क्या है बताएं? अभी निकाला 36 माइनस, अगर माइनस बाहर ले सब प्लस हो जाएगा, हाँ माइनस लेते ही क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा। इसका मान है कितना? 32 है, तो 32 कर दें। तो ये कुल मिला के 10 गुणे 4 अर्थात 40 होना चाहिए। राइट सोल्यूशन 40 होगा। कितने लोगों ने बताया? यस, 40 है राइट सोल्यूशन, बी ऑप्शन करेक्ट उत्तर है। 15वां प्रश्न डन है। 15वां प्रश्न डन है, आपने कवर कर लिया है। 40 लगा दीजिए और अगले प्रश्न पर आ जाओ मेरे साथ, 16 नंबर पर। ये देखिए आप लोग करिए, कितने लोग इसको कर पाएंगे? मैं जानना चाहता हूं, आप लोग करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक दुकानदार, प्रश्न पढ़िए। भूत की कहानी सुना दें? सुनाऊंगा सुनाऊंगा। एक दुकानदार 30 रुपए अंकित मूल्य वाले एक बैडमिंटन के रैकेट को 15% की कटौती पर बेचता है। भैया समझो, जिसका मूल्य 30 था, इसको 30 गुणे 15% की कटौती, 15% मतलब क्या होता है? 3/20, अर्थात 20 के मूल्य को 3 कम कर देता है, 17/20 बना देता है। 51/2 अर्थात 25.5 में बेचता है।
जिसका मूल्य 30 था उसको 25.5 में बेचता है। मूल्य कितना बताता है? आप जाइए खरीदने तो कहेगा सर 30 रुपए का है, मैं 15 की छूट दूंगा परसेंट और 25.5 इसको आप ले जाओ इतने में। आपने कहा अच्छा, आपने कहा कुछ और कर दो यार, कहेंगे अच्छा ठीक है सर। तथा प्रत्येक रैकेट के साथ 1.5 रुपए मूल्य की एक चिड़िया भी मुफ्त में दे देता है। तो 1.5 और कम कर दीजिए, कहीं और से खरीद तो देना पड़ता ना आपको। कम कर दो तो कितना हो गया? 24। मतलब फाइनली आपको 24 में सामान मिला, अर्थात दुकानदार ने 24 में सामान बेचा। अच्छा, 24 में बेचने पर भी उसे 20% का फायदा हो गया, लाभ। 20% का लाभ मतलब 20% होता क्या है? 1/5, अर्थात 5 के मूल्य वाली वस्तु को 1 लाभ लेकर 6 में बेच रहा है। मतलब ये 24 6 के समतुल्य है। ये 24 6 के समतुल्य है क्योंकि 5 का मूल्य था, 1 का लाभ था, तो 5 1 6 है। 6 का मान अगर 24 है तो 1 का मान 4 होगा और 5 का मान क्या होगा बताएं? 20, अर्थात उसने खरीदा कितने में था बताइए? 20 रुपए। कहां है उत्तर? यस, इस प्रश्न का हल है 20 रुपए। तो सबका उत्तर हो गया 14वें प्रश्न का कितना बताइए? 20 रुपए राइट सोल्यूशन है, करेक्ट आंसर है। परफेक्टली आपने बता दिया है। आगे बढ़ूंगा मैं। 17 पर पहुंच रहा हूं। 17, ये आसान है लेकिन पढ़िए, अच्छा लगेगा पढ़ने पे। हाँ, फील आएगा आपको। क्या फील आएगा बताइए? किसी रस्सी की लंबाई मीटर में कितनी होगी जिसमें एक भैंस, भैंस तो जानते हैं सब ना, गांव देहात से सब टच करते हैं, भैंस गाय सब जानना चाहिए आपको। एक भैंस को बांधने पर वह 9,856 वर्ग मीटर क्षेत्रफल चर सके। चलिए, एक खूंटा था भैंस का, बांध दिया, भैंस ऐसे चरेगी अर्थात एक वृत्त बनाएगी। हमें रस्सी की लंबाई मतलब यही रस्सी की लंबाई त्रिज्या होगी और ये एरिया होगा जिसमें भैंस पूरी तरह से चर सकती है। इसका रीजन हो जाएगा पाई आर वर्ग। पाई आर वर्ग बराबर 9,856 हो गया। पाई आर वर्ग बराबर, हाँ, कितना हो गया बताइए? 9,856। पाई का मतलब 22/7 है, आर वर्ग बराबर 9,856 है। 56 लिखिएगा, 65 मत लिख दीजिएगा। 11 दूना 22 है, 11 अठे 88 है, हाँ 88 10 5, 11 9 99, 11 छके 66। अभी 2 से और काट सकते हैं इसको, 2 चौके 8 है, 2 चौके 8, 2 अठे 16 है। आर वर्ग बराबर 448, देख लेना मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं, गुणे 7 है। 448 को फैक्टराइज कर दीजिए, सही है सब, कोई गलती तो नहीं है। 186 की 168, क्या बता रहे हैं आप लोग? 9,856 था, 9,856 लिखा मैंने, 11 दूना 22, 11 अठे 88, 88 10 98, 105 है, 11 9 99, 99 6 होता है, 11 छके 66 करेक्ट है। 2 से फिर काटा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 अठे 16 भी करेक्ट है। अब देखिए इसका फैक्टराइजेशन करिए, 448 का 7 लगा हुआ है, 2 दूना 4, 2 दूना 2 चौके 8, 2 एक के 2, 2 एक के 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 छंगे 12, 2 28 हो गया, 2 14 हो गया, 2 7 हो गया। 2 के देखिए 1 2 3 8 हो गया और 7, 8 7 56 आना चाहिए। कितना आएगा? 56। क्योंकि देखो इसका जब फैक्ट अब इसका पूरा फैक्टराइजेशन किया तो 2 की पावर कितना हो रहा था? 2 2 4 2 6, 6 और 7 की पावर 2 था। मतलब 56 राइट सॉल्यूशन आएगा जो कि पहले ऑप्शन में दिया है, करेक्ट आंसर है। 56 मीटर लंबी वह रस्सी थी जिससे भैंस को बांधा गया था, तो भैंस इतने रीजन तक घास चर लेती थी। क्लियर है? इस प्रश्न का उत्तर है आपके सामने, आप प्रत्येक ने उत्तर बता भी दिया है, करेक्ट आंसर आपके सामने है। ये तो आसान प्रश्न है, इसमें तो केवल आपको लॉजिक लगानी थी, कुछ खास नहीं करना है। हमको नीचे दिए गए लड़ाकू जहाज के मशीन के पुर्जों कंपोनेंट्स के 15 टुकड़े थे का जीवन काल अर्थात लाइफ टाइम घंटों में दिया गया है। इनकी माध्यिका, जो पुर्जे लगते हैं किसी मशीनरी वस्तु में, डिवाइस में, उनकी अपनी एक टाइम लिमिट होती है। जैसे घर बनता है तो घर की एक लिमिट होती है, कितने दिन तक घर अच्छे से चलेगा। हमारे जीवन की खुद ही लिमिट होती है, क्या करोगे। अब फिलहाल हम लोग के तो सर्टेन नहीं होते, इनके तो सर्टेन होते हैं। 15 टुकड़े हैं तो 15 क्या है? विषम है। हमको माध्यिका ज्ञात करनी है, माध्यिका के लिए दो बातें ध्यान में रखनी आवश्यक है। एक तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन हो ग्रुप्ड हो, मतलब बढ़ते या घटते क्रम में हो, बढ़ते या घटते क्रम में हो, और सबसे अच्छा तो तब होता है जब यह विषम हो। अगर विषम है तो हम n+1 अपान टूथ मतलब 15 + 1/2 करेंगे तो 16, 8वीं वैल्यू, 8th वैल्यू माध्यिका होगी, 8वीं वैल्यू। अब 8 वैल्यू सूर्य से आप ढूंढ लीजिए।
8 वैल्यू शुरू से ढूंढिए। तो सबसे पहले भाई देखिए 3 वैल्यू तो 6 वाली थी, 3 वैल्यू 6 इनको खत्म कर दीजिए। अब चौथी वैल्यू मैं लेने जा रहा हूँ क्योंकि देखो अब बाकी सब 7 में है। अब 7 में सबसे मिनिमम आपको क्या दिख रहा है? मेरे को 705 दिख रहा है। मैंने लिखा 705, ये चौथी वैल्यू है। हाँ, फिर पांचवी वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी? आठवीं वैल्यू हमको चाहिए, 705 हो गया। हमें थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दीजिएगा कहीं अगर गलत मैं करूंगा तो। 705 है, 710 है। अच्छा होता है कि आसपास होता है। छठवीं वैल्यू 710 के बाद क्या हो जाएगा? 712 है, 712 है। सातवीं वैल्यू क्या होगा? 715 है और आठवीं वैल्यू मेरे हिसाब से 716 होगी। तो 716 इस प्रश्न का देखो पहले ही ऑप्शन में उत्तर दिया गया है। राइट सॉल्यूशन है। आप सभी लोगों ने परफॉर्म किया है, अच्छा बताया है। 18वें प्रश्न का डन, करेक्ट आंसर 716। प्लीज सभी लोग नोट कर लें। अब आ जाओ 19 नंबर पर। एक और अच्छा प्रश्न आपके सामने है, थोड़ा फिगर को ध्यान से देखिएगा। विजिबिलिटी अगर इशू होगी तो मैं फिगर को रिक्रिएट कर दूंगा, फिर से बना दूंगा और बना भी दे रहा हूं, देखो ध्यान से, गलती की कोई गुंजाइश ना रह जाए। ये जी है, ये डी है, ये 75 है, ये बी है, ये इसके बराबर है, एक रेखा ऐसे गई है, ई है, एफ है, ठीक है, ये 25 डिग्री है, ए है, सी है। इस तरह से बनाया गया है। एक ऐसे है, एक कोण है। यही कोण का मान हमसे पूछा गया अगर इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए तो। इसने कहा दिए गए चित्र में एसी समांतर है बीडी के, ए रेखा इस रेखा के समांतर है। समांतर के सारे नियम आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद कहा सी ए एफ, सी ए एफ कहा है भाई? सी ए एफ ये दिया है देखो 25 डिग्री, सी ए एफ 25 है, डीबीजी 75 है, 75 है, बी एफ बराबर बी ए है। मतलब दिस लाइन इज इक्वल टू दिस लाइन। मतलब अगर ध्यान से देखो तो यह त्रिभुज जो है, यह त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आइए करा जाए, मन लगा के देखिए ध्यान से। पहली चीज तो अगर दो रेखाएं समांतर होती है, समांतर अगर होती है तो एक जो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो ए रेखा और ए रेखा यदि समांतर थी तो यह कोण इस कोण के बराबर होगा। तो अगर ए 75 है, ये दोनों भी जुड़कर 75 होगा, जिसमें इतना भाग 25 है तो इसका मतलब ये 50 होगा। कन्फर्म में 50 होगा, लिख दो। ये रेखा इसके बराबर है तो ये 50 है तो ये भी 50 होगा, लिख दिया। अगर ये 50 है तो यह एक सरल रेखा है। सरल रेखा पर बना कोण 180 होता है तो 180 में से 50 निकाल देंगे तो मेरे अकॉर्डिंग उत्तर 130 होना चाहिए। मैं लगाऊंगा 130 को, सी ऑप्शन। कितने लोग लगा रहे भाई? 155 क्यों? 155 क्यों? रजत, ऋतुराज ने देखो सही बताया, वीरेंद्र, सुनील, शिवम, रेशमा मलिक, प्रीति, सोमराज, आप सबने उत्तर देखिए 130 बताया। जो 130 बता रहे हैं एकदम सही मान ले अपना। जैसे जैसे मैंने बताया देखो, ए रेखा इसके समांतर 75 है तो 75 है भी। अब ये 75 है, ये 25 निकल गया तो 50, समद्विबाहु था भाई, ये 50 तो ये 50, सरल रेखा पर 130 हो जाएगा बचा भाग। 130 राइट सॉल्यूशन है। 19 नंबर लगा दीजिए करेक्ट उत्तर। अच्छा रहे, ठीक है, सही उत्तर है, कंफर्म है। आगे बढ़े, 19 के बाद हम पहुंचते 20 पर। इसको देखिए, और एक अच्छा प्रश्न। x प्लस वाई बराबर 7 है। लिखो, x प्लस वाई बराबर 7 है, एक्स वाई बराबर 10 है। पूछा क्या है? 1/x³ प्लस 1/y³। इसका मान हम लोग को बताना है। आइए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा मैनेज कर लें तो क्या हो जाएगा पता है? लिख सके x³ प्लस y³ डिवाइड बाई x³ y³। अगर आप थोड़ा अच्छे समझ रहे होंगे जो मैं लिखा हूं, इसका रीजन भाई, अगर आप y³ प्लस x³ लिखे तो वही होता है, और x³ y³ लिखो xy का होल क्यूब, बेसिकली यही है। इसका मान आपको समझना आवश्यक है। जैसे a³ प्लस b³, एक्सपेंशन करिए, x प्लस वाई होगा पहले ब्रैकेट में, दूसरे में x वर्ग प्लस वाई वर्ग माइनस एक्स वाई होगा। मतलब हमारे पास, अच्छा नीचे क्या रहेगा? एक्स वाई का होल क्यूब रहेगा। मतलब मेरे पास अवेलेबल क्या क्या है? मेरे पास भैया ए है, ए भी है, ये भी है, बस यही नहीं है। तो इसको हम फाइन करते हैं इन दोनों की मदद से। तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल वर्ग, जैसे अभी किया था एक, 7 का वर्ग 49 होता है, एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस 2xy बराबर 49 है, एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस 2xy मतलब 20 हो जाएगा। 20 इसमें से घटा दीजिए, सीधा सीधा 29 लेके चले आइए। आइए लिखिए, इसकी जगह पर 7, इसकी जगह पर क्या आया? 29 माइनस एक्स वाई कितना है? 10 बटा एक्स वाई 10 का क्यूब 1000 होगा। तो 7 गुणे 19 होगा बटा 1000 होगा,
133/1000 क्या ऐसा कहीं है? नहीं है। लेकिन दशमलव में अगर इसको प्रेजेंट करें तो 0.133 होना चाहिए, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया है। तो सी ऑप्शन राइट सॉल्यूशन इस प्रश्न का 0.133 सी ऑप्शन। कितने लोग सहमत हैं? कितने लोग को समझ में आ गया? कितने लोग को रोना आ गया? कितने लोग को हंसना आ गया? ठीक है, यस यस 5 टू पुट कर देते हैं। हाँ, ये भी सही था, बिल्कुल सही बात है। 5 टू जैसे हम कुछ दिमाग लगा लेते कि यहाँ पर इसका मान 5 कर देते, इसका मान 2 कर देते तो बराबर 7 होता ही होता। यही चीज यहाँ भी कर देते, 1/125 कर देते, 1/8 कर देते, ये 8 हो जाता, 25 अट्ठे 133/1000 सीधा सीधा वर्गमूल आ जाता। ये सब तो प्रक्रियाएं दिमाग में लगानी लगानी पड़ेगी भाई। अगर x प्लस वाई बराबर 7 था, तो x का मान 5 ले लो, इसका मान 2 ले लो। आ जाइए इसके पास, लिखिए 5 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब ना, 1/125 हो जाता, 1/8 हो जाता, 25 8 125 8 133/1000 हो जाता। ऐसे ही बता देते 0.133 राइट सोल्यूशन हो जाता, जो सी ऑप्शन में दिया गया है। यस, करना तो है ही आपको, आप ही को करना है भाई। 20वां नंबर आपके इस प्रश्न का हल है। प्रक्रिया जानना आवश्यक है और इस प्रकार से आपने प्रश्न का उत्तर बता दिया 20। मैं बढ़ रहा हूं 21 नंबर पर। आइए इस प्रश्न को देखा जाए, किया जाए। के ऐसे मान ज्ञात करो जिनके लिए द्विघात समीकरण के माइनस 12 एक्स वर्ग प्लस 2 गुणे के माइनस 12 एक्स प्लस 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक व बराबर है। अच्छा, मूल वास्तविक व बराबर तब होते हैं जब डी बराबर 0 होता है। डी बराबर 0 का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, या बी स्क्वायर बराबर 4ac यहां पर हो जाता है। आइए करा जाए। ये देखो पूरा बी है, ये ए है और ये सी है। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है ना कि जो बनेगा द्विघात बनेगा, लेकिन फिर भी दिमाग लगाओ कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना बन पाए। तो हम लिखेंगे 2 के माइनस 12 का होल वर्ग, ये हो गया बी स्क्वायर बराबर 4 ए मतलब के माइनस 12 और सी मतलब 2, सी मतलब 2। आइए आगे देखते हैं। अब जैसे इसको सोचो तो 4 के माइनस 12 का होल वर्ग होता है बराबर 4 के माइनस 12 गुणे आप 2 कर सकते हैं, तो 4 पहले से खत्म हो जाएगा। आप अगर देखो, आप अगर चाहो तो जैसे के माइनस 12 का होल वर्ग है, के माइनस 12 है, तो चाहे तो इसको भी इससे खत्म कर दें, लेकिन इससे एक उत्तर मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। इससे यही पता चला के माइनस 12 बराबर अगर 2 है तो के बराबर आपका 14 होगा, मतलब ये तो कंफर्म है कि 14 एक मान आएगा। एक मान अब 14 है तो 3 ऑप्शन में है। अब तीनों में किसको वेरीफाई करोगे आप? इसके लिए हम सब्स्टिट्यूट करके, जैसे अंत में देखो ये 12 है, हम पुट करके देख सकते हैं। जैसे देखिएगा आप लोग यहाँ पर, अगर मान लीजिए जैसे कहा मैंने कि एक मान 14 है, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके निर्धारित किया जा सकता है, लेकिन वो भी नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। तब जाकर के हम लोग इस प्रश्न का उत्तर बता पाएंगे कि इसका मान क्या होगा। आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, आप 12 पुट करिए, 13 पुट करिए, माइनस 12 पुट करिए, या तो शुरू से ही आप इसको द्विघात की तरह हल करते। द्विघात की तरह हल करने से द्विघात समीकरण बनता और समीकरण से निर्धारित होता कि यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर। जैसे देखिए, अगर आप इसको द्विघात की तरह बना देते तो ये भी जरूरी नहीं था कि आपको पूरा करने की आवश्यकता थी। आप डायरेक्ट भी जैसे यहाँ पर दो मूल को समझ करके हम उत्तर कर दें तो 13 कर, अच्छा नेगेटिव पे नहीं आएगा, 13 पे भी नहीं आएगा। इसके लिए सही उत्तर आपका 14 और 12 अर्थात पहला ऑप्शन हो जाएगा। आप रख करके देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपके पास 12 और 14 होगा, जो कि आपका पहले ऑप्शन में दिया गया है। आप में से अक्सर लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर देखा है, बताया है। डिस्कशन ज्यादा हो रहा हूं, मैं देख रहा हूं लंबी क्लास हुई है, डिस्कशन ज्यादा हो रहा है। आप लोग फोकस्ड आज जो है थोड़ा कम दिख रहे हैं मुझे, पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है। जो लोग हैं तो हैं, लेकिन जो लोग नहीं हैं तो इधर उधर में ज्यादा परेशान हैं। ज्यादा परेशान ना होकर केवल काम करे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। निम्न बारंबारता बंटन के लिए बहुलक अर्थात मोड फाइंड करना है। जब भी कभी इस तरह का डेटा दिया जाता है, ठीक है, इस तरह का डेटा दिया जाता है, तो मोड के लिए अर्थात बहुलक के लिए सूत्र देखिए। बहुलक के लिए सूत्र क्या होता है आपको पता है? पता तो होगा ही। L0 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब आपको सबसे पहले इस तरह के कॉन्सेप्ट में हमें हमें उस क्लास को निर्धारित करना होता है जिसका 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 जो है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो। उस क्लास को मॉडल क्लास कहते हैं। अगर आप इसको बारंबारता बहुभुज उस पे
क्या कहते हैं कि हिस्टोग्राम पे बनाएंगे तो हम सबसे बड़े आयत पे जाते हैं। यह क्लास सबसे अधिक बारंबारता रखी है तो इसी को मॉडल क्लास कहेंगे। इसकी बारंबारता को F1 कहेंगे, इसको F0 कहेंगे, इसको F2 कहेंगे। सब कुछ फार्मूले पर रख देंगे। L नॉट मतलब लोअर लिमिट क्या होगी 12 प्लस 17 में से 9 निकलेगा, 17 में से 9 निकलेगा तो 8 हो जाएगा। 9 8 17 होता है। अब देखो एक बार मैंने लिख दिया 2 गुणे F1 मतलब 34 माइनस 9 माइनस 12 तो माइनस 21 सीधा सीधा लिख दीजिए। देखिए मैंने क्या बताया F1 माइनस F0 17 में से 9 निकाल दीजिए 8 2 गुणे F1 34 माइनस 9 माइनस 12 गुणे बिट्स 12 4 16 आइए लिखिए 12 प्लस 8 बटा 21 और 34 का फर्क 13 13 गुणे 4 मतलब 12 प्लस 8 चौके 32 बटा 13 है। 13 दूना 26 होगा 2 समथिंग जाएगा 12 प्लस 2 पॉइंट समथिंग होगा तो 14.56 आ रहा है। 14.56 क्यों नहीं बता रहे भाई आप लोग? कहाँ इधर उधर में सब फंसे हैं? 46 है 14.46। हाँ पहला हो गया इस प्रश्न के लिए 22वें के लिए 14.46 द राइट सोल्यूशन। यस करेक्ट उत्तर आपके पास 14.46 पहले ऑप्शन को आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए राइट सोल्यूशन के लिए करेक्ट उत्तर। अब आ जाइए एक और अच्छे प्रश्न पर आपके साथ मैं चल रहा हूं 23वां नंबर आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या है इस प्रश्न का मान क्या करना है इस प्रश्न में मान नहीं प्रश्न क्या है। एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हैं। एक आयत है ऐसे अच्छा वाला और एक वर्ग है ऐसे ही। वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आयत और वर्ग के परिमाप बराबर हैं तो मतलब P1 बराबर P2 है। कहा गया और आयत की दो आसन्न मतलब संलग्न भुजाएं 1:2 में है मतलब अगर यह 1 है तो यह आपकी 2 है। दोनों के परिमाप यदि बराबर है तो इसने हमसे क्या बोला है कि आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बता दो। ठीक तो पहली चीज तो भैया इसका परिमाप होगा क्या अगर भुजाएं 1 और 2 ही लेके चलिए 1 + 2 मतलब 6 इसका परिमाप 6 है। मान लीजिए अगर इसका परिमाप 6 है इसका भी परिमाप 6 होगा और इसका परिमाप यदि 6 है तो भुजा क्या होगी आप बता दीजिए 6/4 होगा ना मतलब 3/2 होगी। किसका क्षेत्रफल पहले रखना है अगर भुजा देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा 1 × 2 होगा भुजा का क्षेत्र उसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा 3/2 का होल वर्ग होगा ना तो 2 होगा और 9/8 होगा 9 बटा क्या होगा 4 होगा यार 8 क्यों और 4 दूना 8 होगा अर्थात 8:9 होगा। आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात 8:9 होगा। कितने लोग बताए हैं फाइनल करिए 2 प्रश्न और लास्ट कर लीजिए। चलिए आइए 24 नंबर पर ये देखिए ये तो आप लोग खूब अच्छे से कर लेते हैं घंटियों वाले प्रश्न याद रखिएगा इसमें कई वेरिएशन होते हैं अब 1-2 क्लास में और 1-2 प्रश्न इसके लाएंगे थोड़ा सा और अस्त्रीय। एक मंदिर की घंटियां जैसे स्कूल की घंटियां क्रमशः 10 मिनट 15 मिनट और 25 मिनट जैसे 3 घंटियां हैं बेल 1 बेल 2 बेल 3 अभी एक साथ अलाइंड है बजी और इस समय समय हो रहा है देखो लिखा होगा 8 बज रहा है 8 बज रहा है इस समय सब साथ में बज गई। इसके बाद नियम है इनका कि ये क्या करती है 10 मिनट बाद बजती है 10 मिनट ये क्या करती है 15 मिनट बाद बजती है 15 मिनट और ये क्या करती है 25 मिनट बाद बजती है 10 15 और 25 मिनट बाद ये घंटियां बजती हैं। अगर वे लोग 8 बजे बजी थी तो मुझे बताइए वह समय जब वो फिर से एक साथ अलाइंड हो जाएंगी वह समय इन तीन संख्याओं का लासा होगा। क्या होगा लासा 10 15 और 25 का आप अगर निकालोगे लासा तो आएगा मेरे हिसाब से 150 जो है मिनट। अब 150 मिनट जनरली आप समझ लीजिए 60-60 मिनट का एक घंटा होता है 60-60 120 30 मतलब 2.5 घंटे होने चाहिए 2.5 घंटे ना 150 मिनट मतलब 2.5 घंटे 2.5 घंटे को अगर 8 में जोड़ देंगे तो 8 2 10 10:30 10:30 बजे फिर से वो सभी घंटियां एक साथ अलाइंड हो जाएंगी। हर 2.5 घंटे के बाद वो घंटियां साथ साथ बजा करेंगी। यही इस प्रश्न का उत्तर है जो कि 24 नंबर है और इस सेशन के अंतिम प्रश्न पर हम लोग आ रहे हैं। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न 25वां नंबर ध्यान से देखिए और करिए सभी लोग। हमें दो बीजगणितीय समीकरण दिए हैं और इनका मासापा अर्थात एचसीएफ ही फाइंड करना है। एचसीएफ मतलब उभयनिष्ठ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ठीक है
हाँ, हम समय वह समय आने वाला है जब हम खाना खाएँगे। वेरी गुड, आप खाना खाइएगा सब लोग, हम भी खाएँगे यार, हमें भी भूख लग रही है। एक है 8 एक्स की पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक ये है। दूसरा क्या है देखो, 28 एक्स की पावर 6 है प्लस 1 है। इसमें से 8 रहने दो, अगर एक्स हम कॉमन कर लें, तो एक्स पावर 4 हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अगर हम बात इसकी करें 28 की, ऐसे रहने दीजिए। इसमें थोड़ा-सा हमें चैलेंज दिख रहा था, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 2 तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक एक्स की पावर 3 का होल वर्ग कर सकते हैं, एक एक्स की पावर 2 का होल क्यूब कर सकते हैं। तो होल वर्ग करने का कोई फायदा नहीं है, होल क्यूब करने का फायदा है। तो मैं इसको एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब कर सकता हूँ। तो मतलब अब बेसिकली ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। तो आप फिर लिख दीजिए। 28 को आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि 28 और 8 से लेना देना अभी हम उनको मैनेज कर लेंगे, क्या करना है। इसी को सोचो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता क्या है, ए प्लस बी करा, दूसरे में ए वर्ग एक्स पावर 4 प्लस बी वर्ग प्लस 1 माइनस ए बी मतलब एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर ए है और यहाँ 28 भी चलो लिख ही देते हैं। यहाँ 8 है। 8 और 28 का मासा क्या होगा? 4, 4 सते 28 होता है। तो 4 हो गया सबसे पहले। फिर यह देखो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स वर्ग 1 है तो कितना है भाई? ए बी कॉमन है हम लोग का। एक्स की पावर 4 है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। और यहाँ पे क्या था? यहाँ हमने गलत लिखा था। ये पावर 3 था तो पावर 2 होता। ठीक है। ये पावर 3 था ना, तो पावर 2 होता, सही है। तो एक्स की पावर 4 माइनस एक्स वर्ग प्लस 1, तो 4 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स वर्ग प्लस 1, जो आपको कहां पर है, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ दिख रहा है। पहले ऑप्शन में इस प्रश्न का उत्तर है। यस, यस। तो आप सभी लोग यहां पर कर दिए इसको फाइनल, और पहले ऑप्शन को आपने कवर कर लिया। 25 का पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। इसको फाइनल कर दीजिए और यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो आज के सेशन का यह अंतिम प्रश्न था। आप सभी लोग को अब छुट्टी मिलती है, जाइए खाना बनाइए, खाइए पिए और आराम करिए। 25 प्रश्न आपने कवर किए हैं। कल फिर मिलूंगा 25 प्रश्न के डोज के साथ, उसको भी करिएगा। और सबसे अच्छी बात है कि आप सभी लोग लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे हम पीडीएफ जहां भेजते हैं, जिससे पीडीएफ आप डाउनलोड कर सके। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में देखो, गणित की अनवरत तैयारी करके एक स्टेटमेंट लिखा होगा, उसमें एक लिंक होगा पीडीएफ और टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करिएगा। और सबसे बड़ी बात, सेशन लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और औरों की रीच तक पहुंचाइए, जिससे कि यह गतिविधि आपकी रुके ना, यह अनवरत चलती रहे तैयारी, और इस अनवरत तैयारी में हम सभी यहाँ पर साक्षी बने रहे। तो ढेर सारा प्यार, धन्यवाद आप सभी को। शुभ रात्रि, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।